अगर आप सभी टीचिंग फील्ड में हैं और इस फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे हम पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, लेक्चरर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से जान सके, समझ सके, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उसका आंसर आप दे सकें। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में अपना कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? इंक्लूसिव एजुकेशन सिग्निफाइज कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है। क्या अर्थ है? कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति होना, कि क्लास में सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल एक ही शिक्षण पद्धति होना, सभी को एक ही तरह से पढ़ाना। सेकंड, सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही सुविधा का होना, कि चाहे सामान्य विद्यार्थी हैं चाहे दिव्यांग विद्यार्थी हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, सभी के लिए एक ही तरह की सुविधा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही विद्यालय होना। और डी की अगर हम बात करें, सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग विद्यालय होना। तो देखिए, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशन, मिल जाना, ठीक है? तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति होना, ठीक है? इस ये तो मेल नहीं खाता इंक्लूसिव एजुकेशन से, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब पूछा जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो इंक्लूसिव का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है? तो पहला जो ऑप्शन है, इससे बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा गया उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता। सेकंड, अगर हम बात करें सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही सुविधा देना, तो सुविधा का और इंक्लूजन का क्या मतलब है? ठीक है? यहाँ पर तो पूछा जा रहा है ना, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी मेल नहीं खाता क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की तरफ देखें, तो सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही विद्यालय होना, ठीक है? तो देखिए, नॉर्मल हम देखते हैं ना कि जो सामान्य जो बच्चे होते हैं, ठीक है? वो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। और जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, उनके लिए अलग तरह का स्कूल होता है। जो देख नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल होता है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल होता है। लेकिन जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, समावेशन की बात करते हैं, तो मतलब क्या है कि चाहे नॉर्मल बच्चा हो, चाहे स्पेशल बच्चा हो, सभी को एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में, ठीक है? सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए। तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं ऑप्शन सी और डी, तो सी कहता है कि सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही विद्यालय होना, लेकिन डी कहता है कि सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग विद्यालय होना। तो जब अलग-अलग विद्यालय की बात हो रही है, तो इसमें तो इंक्लूजन का मतलब ही नहीं हो जाता, तो राइट आंसर क्या है? सी, ठीक है? क्योंकि सी क्या कह रहा है, सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही विद्यालय होना, तभी तो इंक्लूजन होगा कि नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल बच्चे हैं, सभी एक ही स्कूल में आकर एक साथ पढ़ेंगे, तभी तो हम कहेंगे ना इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। तो समावेशन किसका हो रहा है? जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है? सभी बच्चे एक साथ एक स्कूल में आके पढ़ेंगे, तभी तो समावेशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन एक इस तरह की शिक्षा है जहाँ पर सभी तरह के जो बच्चे हैं, एक साथ आकर एक विद्यालय में पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय विद्यार्थियों की विकलांगता के अनुसार उनके सीखने की ज़रूरतों को तय करता है। कोई देख नहीं सकता तो उसकी सीखने की ज़रूरत अलग होगी, कोई सुन नहीं सकता तो उसको अलग तरीके से सिखाया जाए, कोई बोल नहीं सकता उसको अलग तरीके से सिखाया जाए। इस तरह की बात इसमें की जा रही है। और बी की बात करें तो सभी विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सी की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के बीच अंतर करता है। और डी की बात करें तो विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो इसकी एक और विशेषता है, बच्चों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं करना, सबको एक साथ पढ़ाना।
ठीक है, सबको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, सबको मतलब जिसका सीखने का जैसा तरीका है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर सबको एक साथ सिखाना। तो इस हिसाब से अगर देखें, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, विद्यार्थियों की विकलांगता के अनुसार उनको सीखने की ज़रूरत तय करना कि भई नहीं, तुम देख नहीं सकते तो तुम जाके इस तरह की एजुकेशन लो, तुम सुन नहीं सकते तो तुम इस तरह की एजुकेशन लो, तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारे लिए एजुकेशन अलग होगी। तो क्या ये ठीक होगा? नहीं होगा ना, तो मतलब ये ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है, ठीक है। फिर ऑप्शन अगर हम बी की बात करते हैं, तो सभी विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सभी बच्चों के लिए काम करना है, सभी बच्चों को और बेहतर बनाना है। तो बी ऑप्शन तो काफी अच्छा लग रहा है। सी को भी देख लेते हैं, तो सी, विद्यार्थियों के बीच अंतर करना। तो नहीं भाई, इस तरह की तो बात इंक्लूसिव एजुकेशन में होती नहीं, यहाँ तो अंतर को खत्म करने की बात होती है। और डी की बात करें, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना। नहीं, यहाँ पे चाहे विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हो, चाहे सक्षम विद्यार्थी नहीं हो, सभी के लिए काम करना, सभी की लर्निंग को बेहतर बनाना। तो डी भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, सभी विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना, बेहतर बनाने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है इसमें? समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिस्टम, चाइल्ड, एनवायरमेंट, फैमिली, चाइल्ड, एनवायरमेंट, चाइल्ड, सिस्टम। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आंसर ए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें प्रणाली को बाल के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, बाल का मतलब है बालक, बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो मतलब क्या है कि एक ही विद्यालय में स्पेशल बच्चा भी आ रहा है, नॉर्मल बच्चा भी आ रहा है। ठीक है, तो फिर मतलब क्या है कि जो स्कूल है, स्कूल में जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, तो बच्चों की जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव लाना चाहिए। तो इसलिए क्या किया जा रहा है कि शिक्षा मानती है कि हमें सिस्टम को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। अगर बच्चों के अनुरूप बदलेंगे तभी तो अच्छे से हम उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम देखते हैं नॉर्मल विद्यालयों में क्या होता है, ठीक है, समावेशन से हटकर हम बात करते हैं तो बच्चों को स्कूल के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, जो करिकुलम है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में बात की जा रही है कि बच्चों के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई किया जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ए होगा कि inclusive education assume that we should change the system to fit the child। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेश को का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन। तो यहाँ पर इंक्लूजन का तो मतलब आपको अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा ना, तो ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। कुछ बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो ये अलगाव की बात तो इंक्लूजन में होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते तो क्या हुआ? सिखाना तो टीचर का काम है। तो ये दोनों भी समावेशन का अच्छा वर्णन नहीं कर सकते। थर्ड देखते हैं, सभी बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और डी की बात करें तो विशेष बच्चे ईश्वर का एक विशेष उपहार है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि इनमें क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन समावेशन का या इंक्लूजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फिर आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, सभी बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव स्कूल में उनको पढ़ाया जाए। उनकी जो बच्चों की जो क्षमताएं हैं उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि सभी के लिए स्कूलों में सभी की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल, कि सभी के लिए स्कूल, ऐसे स्कूल जो सभी के लिए हो, मतलब समावेशी विद्यालय, इंक्लूसिव स्कूल, और जिसमें सभी को शिक्षा मिले। तो निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? तो किसके लिए हो सकती है? सभी के लिए शिक्षा बिना किसी भेदभाव के,
और सभी स्कूल सभी का, एक स्कूल जो हो सभी का हो, और सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के उसमें जाएं और उसमें पढ़ें। तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। लेकिन साथ साथ हम देख लेते हैं, जब हम एक ही बात करते हैं, कोहेसिव एजुकेशन, समेकित शिक्षा की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से हम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एजुकेशन। बहुत बार ऐसे भी होता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल घर से दूर होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो उन बच्चों के लिए उस एरिया में उनके लिए टीचर नियुक्त करता है, और टीचर वहां पर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो एजुकेशन जो होती है उसको कोहेसिव या समेकित शिक्षा बोलते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव एजुकेशन, सहकारी शिक्षा, जहाँ पे स्कूल में सभी बच्चे टीचर एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं। और एक्सक्लूसिव एजुकेशन, विशेष शिक्षा, तो यहाँ पर क्या बात की जाती है? एक्सक्लूसिव एजुकेशन, विशेष शिक्षा, जो स्पेशल बच्चे हैं इनके लिए जो अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, अलग से स्कूल चलाए जाते हैं, तो वो हो गया एक्सक्लूसिव एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात की जा रही है कि सभी के लिए शिक्षा और सभी के लिए स्कूल, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए, इसका साफ सा है कि भाई वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाए, मतलब इंक्लूड किया जाए, इंक्लूजन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर जो होगा क्या होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा इसका आंसर होगा। लेकिन देखिए, आपको बाकी की जो तीन चीजें हैं ना, इसको भी समझना जरूरी हो सकता है एग्जाम में इसमें से भी पूछ ले। तो स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? तो स्पेशल एजुकेशन में क्या किया जाता है कि जैसे इंक्लूसिव, हम सबसे पहले बिल्कुल हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन डी से। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव एजुकेशन, तो एक्सक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है? विशेष शिक्षा की जो शिक्षा प्रणाली से ना, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विशेष सहायता वाले बच्चे हैं, इनको बिल्कुल ही अलग थलग कर देता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्पेशल एजुकेशन पर आते हैं, तो स्पेशल एजुकेशन में क्या बात की जाती है कि नहीं, नॉर्मल बच्चों के लिए अलग स्कूल होंगे, और जो स्पेशल बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके लिए अलग स्कूल होंगे। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन क्या है कि जो स्पेशल बच्चों के लिए अलग से एजुकेशन, अलग से विद्यालय की बात करता है। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे आते हैं ना, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब क्या है? एकीकृत शिक्षा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में कहा जाता है कि जो स्पेशल बच्चे हैं ना, उनको नॉर्मल स्कूल में उनको दाखिला दे दिया जाए। जैसे आप अपने घर के आसपास भी अगर आपके कोई स्कूल है जहाँ पर स्पेशल बच्चे एक दो आपको स्कूल में देखने को मिल जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, कि स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में दाखिला तो दे दिया गया, स्पेशल बच्चे जो हैं नॉर्मल बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन उनके लिए अलग से उनके लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है विद्यालय में, क्लासरूम में उनके लिए किसी तरह के कोई संसाधन नहीं है। ठीक है, मतलब बच्चे क्लास में आ तो गए हैं, लेकिन उनको पढ़ाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई संसाधन नहीं है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल में एंट्री देना। और एक्सक्लूसिव में तो स्टार्टिंग का इसमें तो बिल्कुल ही बाहर अलग थलग कर दिया कि नहीं भाई, इनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो स्पेशल में अलग स्कूल हो, स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल हो, नॉर्मल बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड में कि चलो कोई नहीं, आप स्पेशल बच्चों को नॉर्मल स्कूल में आप उनको एंट्री दे दो, लेकिन यहाँ पर उनके लिए जो संसाधनों की बात कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग मेथड्स की बात कर रहे हैं, अलग स्पेशल टीचर की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो सबसे अपडेटेड है इस प्रणाली में क्या है कि एक ही विद्यालय में नॉर्मल बच्चे भी हैं, स्पेशल बच्चे भी हैं, दोनों साथ पढ़ेंगे। और जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जरूरतों के हिसाब से जो सारी सामग्री है, जो टूल्स हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए स्पेशल टीचर्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी सुविधाएं जो हैं सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये बेसिकली इनमें फर्क है, इनमें अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? देखते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट की सामुदायिक समर्थन होना चाहिए। फिर एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स की शिक्षकों के बीच व्यवहार परिवर्तन, और उसके बाद हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण अधिगम, या हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक। तो देखिए, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं ना, ठीक है, तो उनका जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि कोई बच्चा देख नहीं पा रहा, कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो हर बच्चों के लिए अलग सामग्री कहीं ना कहीं चाहिए होगी, ठीक है, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं। फिर हम हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, तो उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण अधिगम तो किस तरह से होगा? अब नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसको देखिए आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो स्कूल में जो सीखने सिखाने की जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है ना, वो किसकी है? टीचर की है। अगर टीचर बच्चों के साथ समय बिताएगा, बच्चों को समझेगा, बच्चों पर ध्यान देगा और बच्चों पे पूरी मेहनत करेगा ना, तभी वो बच्चा सीख सकता है, तभी वो बच्चा आगे बढ़ सकता है, ठीक है? और अगर टीचर ही बच्चों को इग्नोर कर देगा कि नहीं चलो ये दिव्यांग है, ठीक है, स्पेशल है, इसको सिर्फ इस पर क्या ध्यान देना, इस पर क्यों टाइम खराब करना? तो अगर टीचर का बच्चों के लिए, इस तरह के बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, जो पिछड़े बच्चे हैं, अगर ऐसे बच्चों के लिए टीचर का एटीट्यूड अगर नेगेटिव होगा, तो बच्चों को सही नहीं सिखाएगा, बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, तो कहीं न कहीं बच्चों पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा और हो सकता है कि बच्चे स्कूल छोड़ दें। बहुत बार हमने देखा है ना कि बच्चे सिर्फ़ टीचर के एटीट्यूड की वजह से, टीचर के व्यवहार की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ऐसे में अगर टीचर बच्चों को सपोर्ट करे, ठीक है, टीचर बच्चों के साथ मेहनत करे, टीचर क्लास में एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप करे, तो सभी बच्चों का जो विकास है अच्छा होगा, सभी बच्चों में आत्मविश्वास अच्छा मतलब बढ़िया हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं ना कि जो सबसे जो सही इसका जो आंसर है वो क्या है? एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर की शिक्षकों के बीच व्यवहार परिवर्तन, ठीक है? अगर शिक्षकों का व्यवहार पॉजिटिव होगा सभी बच्चों के लिए, उनके मन में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो सभी बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनको पढ़ाएँगे, सिखाएँगे, तभी जो हम कहते हैं ना इंक्लूसिव एजुकेशन, वो सक्सेस हो सकता है। मान लो सोसाइटी कितनी भी सपोर्ट क्यों ना करे, ठीक है? उच्च गुणवत्ता वाले आप लर्निंग जो मटीरियल हैं, ठीक है, टूल्स या कुछ भी आप ला दें, ठीक है? आप अच्छी बुक भी ला दें, लेकिन अगर टीचर का एटीट्यूड बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तो आप बच्चों को कैसे सिखाएँगे? क्योंकि लास्ट जो हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो टीचर की है, तो टीचर का जो एक सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय इनमें से एक को छोड़कर बाकी सबकी आवश्यकता है। तो कौन सा पॉइंट है जिसकी आवश्यकता इंक्लूजन के लिए नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए नहीं है, ठीक है, जिसकी बात इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं की जाती, ठीक है? तो एक एक पॉइंट देखते हैं। अलगाव, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, और लास्ट की बात करें तो सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता। तो अगर हम इन पॉइंट में देखते हैं ना, नज़र हम देखते हैं, ये अगर देखें तो देखिए अलगाव की बात हो रही है। अब जब अलगाव की बात हो गई, ठीक है, सेग्रीगेशन की बात हो गई, तो इसका तो बिल्कुल ही इंक्लूसिव एजुकेशन में तो इसकी कोई जगह बनती ही नहीं है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स बिल्कुल सही है, कैपेसिटी बिल्डिंग सही है, और बच्चों के लिए सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसको छोड़कर, तो यहाँ पर सेग्रेगेशन की आवश्यकता नहीं होती, अलगाव की आवश्यकता नहीं होती, इंक्लूसिव एजुकेशन में, सक्सेसफुल इंक्लूजन में इसका कोई स्थान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, की हाशिए पे पड़े समूहों के शिक्षकों को शामिल करता है। यहाँ तो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में हम तो बच्चों की बात कर रहे थे ना, टीचर की बात तो हमने नहीं की। तो मतलब क्या है, इस पॉइंट जो ये पॉइंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं है। सेकंड है, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, की कक्षा में विविधता का जश्न मनाता है। मतलब जो क्लास में डाइवर्सिटी है, बच्चे अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं, अलग अलग क्षमताओं के आ रहे हैं, तो सबको वेलकम किया जाता है, सबके लिए काम किया जाता है।
इसलिए क्या कहा गया, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कोई भेदभाव नहीं, सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के लिए काम, सभी को सिखाना, सभी को आगे बढ़ाना, ठीक है, जिसकी जैसी सीखने की क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से बच्चों को सिखाना। सी, सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन। और डी की बात करते हैं, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर हम देखते हैं ए भी नहीं होगा, ठीक है, सी की बात करते हैं तो सी भी नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, कक्षा में विविधता का जश्न मनाना। मतलब जो डाइवर्सिटी है बच्चों की, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कुछ बच्चे हैं पिछड़े वर्गों से आए हैं, तो सभी का वेलकम करना, वेलकमिंग एनवायरनमेंट इस तरह का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, बी, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता न्यूनतम महत्व की होती है, मतलब शिक्षक की ऐसी कौन सी विशेषता है जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, पेशेंस एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के प्रति धैर्य और स्नेह। नहीं, इसकी जरूरत तो होती है, अधिक जरूरत होती है इसकी, क्योंकि क्लास में टीचर का जो पेशेंस है, टीचर का बच्चों के लिए प्यार है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड देखते हैं, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी अक्षमताओं के बारे में ज्ञान। तो बिल्कुल, अगर टीचर को बच्चों के जो अलग अलग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके बारे में पता होगा, तभी तो टीचर बच्चों को हेल्प कर सकता है, उनको और अच्छे से सिखा सकता है, तो इसकी भी जरूरत है। थर्ड की अगर हम बात करते हैं टीचर की, ठीक है, मतलब शिक्षक की अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति। और चौथी अगर हम बात करें बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, तो देखिए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता भी बहुत जरूरी है, ठीक है, बच्चों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, टीचर में पेशेंस और स्नेह होना बच्चों के लिए वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन सी अगर ऑप्शन देखें ना, तो टीचर किस सामाजिक आर्थिक स्थिति से आ रहा है, तो इसका इंक्लूसिव एजुकेशन से हम अगर बात करें तो इसका इतना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टीचर चाहे अमीर घर से आ रहा है, चाहे गरीब घर से आ रहा है, चाहे किसी रिलीजन से आ रहा है, किसी कल्चर से आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। मेन जो मोटिव क्या है, मेन जो उद्देश्य क्या है कि स्कूल में जाकर किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, किस तरह से बच्चों को सिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या पूछा गया है, एक समावेशी विद्यालय में शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी है। एक समावेशी विद्यालय में शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपेयर लेसन प्लान एंड टीच अकॉर्डिंगली, कि पाठ्य योजना तैयार करें और उसके अनुसार पढ़ाएं। तो अपने सिर्फ योजना के अनुसार पढ़ाओ, बच्चों को मत देखो, ठीक है। तो प्रिपेयर लेसन प्लान एंड टीच अकॉर्डिंगली, या आपको लेसन प्लान के हिसाब से पढ़ाना है, या क्लास में बच्चों की जो नीड है, जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है। तो एक चीज हो गया। सेकंड हम देखते हैं, विद्यार्थियों की अलग अलग सीखने की शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करें। सी ऑप्शन देखते हैं, यथासंभव अधिक से अधिक गतिविधियां आयोजित करें। और डी की बात करते हैं तो कठोर अनुशासन बनाए रखें। तो देखिए इसमें जो सबसे पॉजिटिव आंसर है ना, वो क्या है, ऑप्शन बी, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट। की हम क्लास में देख रहे हैं एक बच्चा जो है, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, स्पेशल बच्चे भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं। स्पेशल बच्चे में भी अलग अलग कैटेगरी है, कोई देख नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, किसी को सीखने में टाइम लगता है। तो मतलब विद्यार्थियों को अलग अलग सीखने की जो शैलियों के अनुसार उनके सीखने के अवसर प्रदान करें, मतलब बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे ताकि बच्चे अपनी गति के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से चीजों को सीख सकें, चीजों को जान सकें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो अगर वन की बात करें, ए की बात करें, लेस स्ट्रेस ऑन कंपटीशन एंड ग्रेड्स, की प्रतिस्पर्धा और ग्रेड पर कम तनाव देना, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, अधिक सहकारी और सहयोगात्मक गतिविधि, मोर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। सी की बात करते हैं, मोर एफर्ट्स बाय टीचर टू कवर द कोर्स कंप्लीटली। और फोर की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए कक्षा गतिविधियों के लिए अधिक विकल्प। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सॉरी सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो जब आप इन पॉइंट को देखेंगे ना,
तो यहाँ पर लगेगा, देखिए सबसे हम पहला ये देखते हैं, लेस स्ट्रेस ऑन कंपटीशन एंड ग्रेड्स। तो ये तो अच्छी बात है कि कंपटीशन की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो इस पे स्ट्रेस नहीं डालना, तो ये तो ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, मोर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, तो ये भी अच्छी चीज है, ये भी महत्वपूर्ण है। और डी की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए कक्षा गतिविधियों के लिए अधिक विकल्प की ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी हो और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करने के ऑप्शन मिले, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर सी यहाँ पर जब हम देखें ना, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बच्चों पर ध्यान, बच्चों से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट करे, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चों को सिखाना, बच्चों को अवसर देना, उनको आगे बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों के लिए किस प्रकार की तैयारी आवश्यक नहीं है। एक समावेशी कक्षा है, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाने के लिए जाता है, तो किस तरह की तैयारी की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। वन, वंचित परिवारों के बच्चों के साथ अच्छा संपर्क। सेकंड देखते हैं, धैर्य का निम्न स्तर होना, हैविंग लो लेवल ऑफ पेशेंस। पारिवारिक पृष्ठभूमि और विद्यार्थियों के व्यवहार के बीच बातचीत की अच्छी समझ। निदानात्मक और उपचारात्मक प्रतिक्रियाओं से परिचित होना। तो आप देखिए, इसमें पूछा गया है कि किसकी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों के लिए किस प्रकार की तैयारी आवश्यक इतनी नहीं है। तो तैयारी कौन कौन सी आवश्यक है। वंचित परिवारों के बच्चों के साथ अच्छा संपर्क, उसके लिए प्रयास करने चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि परिवार के से टीचर संपर्क करेगा तभी तो उन बच्चों को स्कूल तक ला पाएगा, तभी तो स्कूल को और परिवार को साथ में जोड़ पाएगा, तो ये तो जरूरी है। धैर्य का निम्न स्तर, ठीक है। तो धैर्य का निम्न स्तर अगर आप देखेंगे ना, तो इस पॉइंट का ये थोड़ा सा पॉइंट अलग जा रहा है। अब सी भी हम देख लेते हैं एक बार, कि पारिवारिक पृष्ठभूमि और विद्यार्थियों के व्यवहार के बीच बातचीत की अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि बच्चे किस परिवार से आ रहे हैं, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके हिसाब से बच्चों का क्या व्यवहार है, बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए। तो इस चीज की भी तैयारी बहुत जरूरी है। क्लास में बच्चों को जानेंगे, उस हिसाब से तैयारी करेंगे, तभी तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और डी की बात करते हैं, निदान और उपचार की, बच्चों की समस्याओं को जानना और उसको उपचार करने का प्रयास करना। तो इन सब चीजों के लिए तैयारी आवश्यक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, हैविंग लो लेवल ऑफ पेशेंस, कि धैर्य का निम्न स्तर, तो एक ये हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये बिल्कुल उसका इंडिविजुअल एस्पेक्ट की ओर चला जा रहा है। तो इस चीज का जो हम बात करते हैं, समावेशी कक्षा के हिसाब से देखें, तैयारी के हिसाब से देखें, तो ये पॉइंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो यहां तक तो समावेशी शिक्षा, बार बार वर्ड आते आते आपको काफी कुछ पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। विद्यालयों को विद्यार्थियों की विद्यालयों को विद्यार्थियों की जरूरतों के हिसाब से ढलना चाहिए, ठीक है। सेकंड, विद्यार्थियों के विचारों को सुना जाना चाहिए और उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेद समस्याओं का स्रोत है और सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर दिए जाएं। तो देखिए, यहाँ पर जब इन चारों पॉइंट को देखेंगे ना, फिर से यहाँ पे जब हम सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर से आ गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है, व्यक्तिगत मतभेद की बात की जा रही है, इस तरह की प्रॉब्लम की बात की जा रही है। तो ये जो पॉइंट है ना, जब इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो इस हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं बैठता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। कि जहां पे भी अलगाव की बात आती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, तो मतलब वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसी चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, वंचित वर्गों के छात्र को यह बताने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है कि आप उनसे क्लास की जो एक्टिविटी है उनमें भाग लेने के लिए और सफल होने की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, जो वंचित बच्चे हैं,
जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन से हैं, ग्रुप से हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को आप किस तरह से बताएंगे, किस तरह से समझाएंगे, ठीक है, आप किस तरह से उन्हें कक्षा में भाग लेने के लिए, सफल होने के लिए आप प्रेरित करेंगे, सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन वन, मेक देम बिलीव दैट दे कैन सक्सीड, कि उन्हें विश्वास दिलाएं कि वह सफल हो सकते हैं। सेकंड की बात करें, अपनी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाएं। थर्ड की बात करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ उनकी तुलना करें। और फोर्थ की बात करें, इस बात पर जोर दें कि आपको उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या आप फोर्थ की बात करते हैं, आप उनको जोर देंगे कि हम मुझे बहुत उम्मीदें हैं, मुझे बहुत उम्मीदें हैं, तुम ठीक है, तुम पास हो, तुम इस एक्टिविटी को कर लो, तो इस पे कहीं ना कहीं बच्चों पे तो प्रेशर आएगा ना। कहीं न कहीं आपको आपको ही पता होगा कि जब आपके पेरेंट या आपके टीचर आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लें और आप उस पे सफल ना हो पाएँ, तो कहीं न कहीं आपका मनोबल और ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो ये पॉइंट है, या इस पॉइंट के थ्रू, ठीक है, इस ऑप्शन के थ्रू आप बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है? सेकंड अगर हम बात करें, दूसरों बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ उनकी तुलना करना, तो देखिए तुलना तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, तो एक गलत तरीका है। बी की बात करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाएँ। अब आपको क्या करना है, आप अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे सीखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में तो बात की जा रही है कि बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो बच्चों की नीड है, ठीक है, जो उनकी आवश्यकता है, उस हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाने चाहिए। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ाओगे, पता नहीं बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, हमें तो बच्चों की रुचि देखनी है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, उन्हें विश्वास दिलाएँ कि वो सफल हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो टीचर का यही काम है, ठीक है? एक पॉजिटिव तरीके से आप कैसे बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको हमेशा हिम्मत दो, उनको हौसला दो कि नहीं, तुम स्टार्ट तो करो, तुम करोगे तो सफल ज़रूर होगे, ठीक है? तो इस तरह से आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए, मेक देम बिलीव दैट दे कैन सक्सीड, कि उन्हें विश्वास दिलाएँ कि वह सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि जो वंचित पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? पहला, गिव देम अ लॉट ऑफ रिटन वर्क, उनको खूब सारा होमवर्क दो, खूब सारा लिखित काम दो। सेकंड, उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। थर्ड, उन्हें कक्षा में अलग से बिठा दें। डी की बात करें, उनकी उपेक्षा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ बातचीत नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप? ए, ऑप्शन बी, सी, डी, आप उन्हें खूब सारा काम देंगे या उन्हें कक्षा में बिल्कुल अलग बिठा देंगे या उनकी उपेक्षा करेंगे कि भाई तुम कुछ कर नहीं सकते, या आप क्या करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे और क्लास में उनको क्या करोगे, उनको आप इंक्लूड करोगे क्लास में शामिल करोगे, क्लास की चर्चाओं में शामिल करोगे, क्या करेंगे आप? जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनमें आत्मविश्वास जगाने का, कक्षा का एक सदस्य बनाने का क्या तरीका है? उनको अलग बिठा दोगे तो क्या ये अच्छा तरीका है? या उनको खूब सारा काम दे दो, बाकी को कम दे रहे हो, उनको खूब सारा काम दे दो, या क्लास में उनको हमेशा क्रिटिसाइज करो, या क्लास में उनको शामिल करो। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? डी, ठीक है, कि ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, उनके बारे में ज़्यादा से जाने और क्लास की जो एक्टिविटी है उनमें उनको शामिल होने की कोशिश करें, प्रयास करें, ताकि वो खुद को क्लास का एक सदस्य समझ सकें। आगे, क्वेश्चन नंबर 17, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किसके माध्यम से किया जा सकता है? ठीक है, अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी कैन डन थ्रू, तो यहाँ पे फिर से वही है कि जहाँ जब हम जो अक्षम बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा का प्रावधान का बेस्ट तरीका क्या है? तो जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, हमने बात की, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन ही होगा। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर पूछा गया कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किसके माध्यम से किया जा सकता है। तो देखिए इंटीग्रेशन का मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में क्या है कि एक नॉर्मल स्कूल में आप स्पेशल बच्चों को डाल तो देते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या उनको एंट्री मिल गई, वो क्लास में बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी शिक्षा की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।
ठीक है? और जब हम मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, तो मेन स्ट्रीमिंग का है कि समाज में जो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब आप देखते हैं अपने आस-पास में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में होते हुए भी समाज में बिल्कुल अलग हैं। जैसे आप ट्रैफिक रेड लाइट पे जो बच्चे हैं जो भीख माँगते हुए आपको दिखते होंगे, ठीक है? तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको मुख्य धारा में लाना, उनको बाकी बच्चों के साथ एक एजुकेशन में उनको स्कूल में लाना, ठीक है? तो मेन स्ट्रीम अगर हम बात करें, ठीक है? तो मेन स्ट्रीमिंग एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बेटर जो ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन कि सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किसके माध्यम से किया जा सकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि हम मेन स्ट्रीमिंग की जब बात करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो मेन स्ट्रीम आप जिन बच्चों को कर रहे हो, ठीक है? इसमें गरीब बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो बेस्ट इसका जो तरीका है क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, 2005 में भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी स्कूलों को दिव्यांग अनुकूल बनाने का निर्णय लिया था? मतलब क्या है कि 2005 में गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि आगे आने वाले इस वर्ष तक, ठीक है, सभी हम इस तरह का प्रावधान कर देंगे कि सभी स्कूलों में जो दिव्यांग बच्चे हैं एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका टारगेट क्या रखा गया था? 18, 2030, 2022 या 2020? तो राइट आंसर क्या है इसका? 2020, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 19 शो से पता चलता है कि सामान्य कक्षाओं में दाखिल होने पर हल्के मंद बुद्धि वाले बच्चे, ठीक है? हल्के मंदबुद्धि वाले जो बच्चे हैं, किनको हम हल्के मंदबुद्धि जो हम कहते हैं ना कि जिनका जो दिमाग है, ठीक है? जो नॉर्मल बच्चे जो हैं सोचने-समझने का तरीका होता है उतना तेज़ नहीं होता। उनसे थोड़े स्लो होते हैं। उतनी जल्दी से चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो सोच से पता चलता है कि इस तरह के जो बच्चे हैं, ठीक है? जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, तो समान कक्षाओं में दाखिल होने पर हल्के मंद-बुद्धि वाले बच्चे अगर इन बच्चों को समान जो क्लासरूम है नॉर्मल जो क्लासरूम है, उनमें डाला जाए, समान बच्चों के साथ डाला जाए तो क्या रिज़ल्ट आता है? क्या पता चला शोध में? ऑप्शन नंबर 1 समान विद्यार्थियों के समान प्रदर्शन करने लगते हैं। सेकंड विशेष कक्षाओं में रखे जाने पर जितना प्रदर्शन करते हैं, नॉर्मल स्कूल में समान बच्चों के साथ उससे और अधिक प्रदर्शन करते हैं, ठीक है? मतलब विशेष कक्षाओं में जितना प्रदर्शन कर रहे थे स्पेशल क्लासरूम में जाने पर नॉर्मल क्लासरूम में जाने पर उनका प्रदर्शन और अच्छा हो जाता है। सी विशेष कक्षाओं में रखे जाने पर जितना प्रदर्शन कर रहे थे पहले, जब नॉर्मल क्लासरूम में उनको ले ले जाया गया तो उतना ही प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। डी विशेष कक्षाओं में रखे जाने पर जितना प्रदर्शन करते थे, नॉर्मल क्लास में उससे कम प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सोच से पता चलता है कि सामान्य कक्षाओं में अगर हल्के मंद बुद्धि वाले बच्चों को शामिल किया जाए तो उन पर क्या असर आता है? और ऑप्शन क्या दिया गया? पहला है कि जो सामान्य बच्चे हैं, उनके समान प्रदर्शन करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि पहले विशेष कक्षाओं में जितना प्रदर्शन कर रहे थे, उससे अधिक प्रदर्शन करने लगे, उससे अच्छा प्रदर्शन करने लगे और सी में है कि जितना पहले करते थे, उतना अभी भी करने लगे, कोई फ़र्क नहीं आया और डी क्या कहता है कि उससे कम प्रदर्शन करने लगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है? बी मतलब पहले विशेष कक्षाओं में जितना प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनको नॉर्मल क्लास में लाया गया, नॉर्मल बच्चों के साथ लाया गया, तो उन पर थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और उनकी जो परफॉर्मेंस में सुधार आया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 अब यहाँ पर पूछा गया है प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता कौन होते हैं? ठीक है? हू आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर? तो अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन होते हैं? अ, ऑप्शन यहाँ पर देखिए पहला है जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं या जो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा शिक्षित हों उन्हें फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं या जो क्लास में बार-बार फेल हो जाते हैं या जो अपनी पीढ़ी में अपने पूरे खानदान में पहली बार विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे हों, जिन्होंने विद्यालय का पहली बार मुँह देखा है, जिनका विद्यालय में पूरे खानदान में पहली बार एडमिशन हुआ है, जो बैग लेके स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो किसे कहा जाता है प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता या फर्स्ट जनरेशन लर्नर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा
डी, जो बच्चे अपने पूरे खानदान में, मतलब उन बच्चों से पहले उनकी पूरी पीढ़ी में अभी तक कोई स्कूल गया ना हो और वो बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता या फर्स्ट जनरेशन लर्नर हम उनको कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सामाजिक रूप से वंचित लोगों के सामने आती है? ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या पूछा गया है कि जो डिप्राइव्ड ग्रुप होता है, जो हम देखते हैं सामाजिक रूप से पिछड़े जो लोग होते हैं, उनके सामने कौन सी समस्या ज्यादा उनको झेलने को मिलती है, उनके सामने कौन सी समस्या आती है, कौन सी प्रॉब्लम आती है? ऑप्शन नंबर 1, स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के साथ द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार, कि वो स्कूल में जाते हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, टीचर भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, इस तरह की समस्या आती है। या सीखने के लिए प्रेरणा की कमी, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, उनको कोई इंकरेज नहीं करता, कोई सही से गाइड नहीं करता, तो प्रेरणा की कमी होती है। तीसरा बात करें, अपनी रचनात्मकता को विकसित करने की अवसरों की कमी होती है, उनके पास अवसरों की भी कमी होती है। या डी, सभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि जो वंचित लोग होते हैं, जो डिप्राइव्ड जो ग्रुप होता है, इनके सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या आती है, यहाँ पे हमें जो ऑप्शन ए भी है वो भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अनाथ बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वो, कि जब वो ऑर्फन बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ा, जब क्लास में पढ़ाए तो टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए? ठीक है। तो क्या है सबसे पहला ऑप्शन, इस तथ्य को नजरअंदाज करें और इस बच्चे को कक्षा में अन्य बच्चों के बराबर ही समझें। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें, बच्चे पर विशेष ध्यान दें। थर्ड है, बच्चों को अन्य छात्रों की तुलना में कम गृह कार्य दें। या डी, बच्चों को कोई गृह कार्य न दें। तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे इसमें? आप बच्चों को कोई काम नहीं देंगे, या आप बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तुलना में कम काम देंगे, या आप उसी बच्चे पर विशेष ध्यान देंगे? तो जब इस तरह से नीचे की जो तीन काम है ना आप करने बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी लगेगा कि नहीं, टीचर मेरे साथ थोड़ा सा अलग बर्ताव कर रहा है, मतलब टीचर को मेरे ऊपर तरस आ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे के मन में भी एक नेगेटिव फीलिंग जाती है। तो इसलिए सबसे अच्छा काम यही है कि आप उस बच्चे को भी बाकी सभी बच्चे के समान ही समझें, सभी बच्चे के समान ही ध्यान दें, सभी बच्चे के समान ही उसको पढ़ाएं। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, तो इससे बच्चों को भी ऐसा कुछ स्पेशल फील नहीं होगा। ठीक है। बच्चा भी अपने आप को अलग थलग नहीं समझेगा। ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है कि आप क्लास में सभी बच्चों को सिर्फ बच्चों की तरह समझें, और आप अपना ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सभी बच्चों को सिखाना है, सभी बच्चों को बताना है। किसी एक बच्चे के साथ अगर आप अलग ट्रीटमेंट करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं क्लास में भी बाकी जो बच्चे हैं और वो बच्चा उसको खुद भी कहीं ना कहीं उसको बुरा लग सकता है। ठीक है। आगे, क्वेश्चन नंबर 23, जो बच्चा सामाजिक नियमों या विनियमों, जो सामाजिक नियम है, जो कानून है, उसके विरुद्ध व्यवहार करता है, उस बच्चे को क्या कहते हैं? जो बच्चा, हम देखते हैं ना, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में हम देखते हैं नॉर्मल जो इस तरह के बच्चे हैं इस एज में आते हैं, और जो सामाजिक नियम है, ठीक है, जो कानून है उसको नहीं मानते, ठीक है, गलत एक्टिविटी में लग जाते हैं, तो इस तरह के बच्चे को क्या कहते हैं? बैकवर्ड बच्चा, पिछड़ा हुआ, इडियोटिक, मूर्ख, डल, या डलिकेंट, अपराधी। तो इस तरह के जो बच्चों के लिए जो वर्ड यूज होता है क्या होता है? डलिकेंट, अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे। आगे क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें क्या पूछा है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, किस तरह से? विथ अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, अन्य समान बच्चों के साथ, या स्पेशल चिल्ड्रन, या एजुकेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, विशेष विद्यालयों में इन स्पेशल स्कूल की शिक्षा नहीं प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है। ये ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, तो यहाँ पर आप इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, किस तरह से? नॉर्मल बच्चों के साथ, ठीक है, या स्पेशल चिल्ड्रन, उनको
मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी अलग क्लास होनी चाहिए, नॉर्मल बच्चों की अलग क्लास होनी चाहिए। इस तरह से करेंगे, अगर मान लो इस तरह से अगर आप करेंगे कि एक ही स्कूल में स्पेशल बच्चों की क्लास अलग हो, नॉर्मल की अलग हो, तो कहीं न कहीं उस स्कूल में क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, ठीक है? बच्चों को बच्चे भी क्लास में क्या करते हैं कि एक-दूसरे को फिर चिढ़ाने लगते हैं क्लास के नाम पर। तो इस तरह से भी स्पेशल चिल्ड्रन की स्पेशल चाइल्ड को अगर स्पेशल चाइल्ड के साथ अलग क्लासरूम में पढ़ाया जाए तो कहीं न कहीं ये भी ठीक नहीं होता। और एजुकेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड कि शिक्षा नहीं प्रदान की जानी चाहिए, अगर उनको शिक्षा ना दी जाए, ये तो सबसे खराब है। और विशेष विद्यालय मतलब स्पेशल बच्चे इनको अलग स्कूलों में उनको शिक्षा दो, नॉर्मल को अलग स्कूलों में शिक्षा दो, तो इससे कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। तो इसीलिए इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, वो तरीका क्या है? विथ नॉर्मल बच्चे की जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चों में एक-दूसरे के लिए समझ होगी, बच्चे एक-दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, ठीक है? और नॉर्मल बच्चे हैं, कहीं न कहीं स्पेशल बच्चे उनके साथ होंगे, तो उनके मन में भी उन बच्चों के लिए एक प्यार जो होगा, एक हम कहते हैं ना संवेदना जो है उसका विकास होगा, ठीक है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या पूछा गया है कि वंचित बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? कि जो वंचित बच्चे हैं, जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल में जाए, तो क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे पहला तरीका क्या है कि बच्चों को स्कूल ना जाने देना एक कानूनी अपराध घोषित कर दें, कि जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उन पेरेंट्स को अपराधी मानकर जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है? सेकंड, स्कूल द्वारा नियुक्त एक बाल संग्रहकर्ता को हर रोज बच्चों के को घरों से लाना, कि आप क्या करो, इस तरह के जो वर्कर्स आप जॉब पे लगा दो, जो रोज जाएंगे बच्चों को घर पे और घर से बच्चों को लेके आएंगे। तो क्या इतने सारे बच्चों के लिए इतने सारे वर्कर्स को अपॉइंट किया जा सकता है? ये भी ठीक नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, पेइंग चिल्ड्रन मनी एवरीडे, हर रोज बच्चों को स्कूल आने के पैसे दो। क्या ये ऑप्शन ठीक है? और डी, ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय खोलना, क्या अच्छा तरीका है इनमें से? तो देखिए, इनमें से जो एक अच्छा तरीका है क्या है कि जैसे हम देखते हैं जो पिछड़े वर्ग से जो बच्चे आते हैं ना, उन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता, ठीक है, पढ़ने का, ठीक है? तो इसलिए आप बच्चों को पैसों का लालच देंगे, ठीक है? तो वो भी पॉसिबल नहीं कि गवर्नमेंट इतने ज़्यादा पैसे बच्चों पे खर्च कर सके, ठीक है? इतने जो एम्प्लॉयी हैं अपॉइंट कर सके कि बच्चों को घर जाएँगे, स्कूल लाएँगे, कानून बना के बच्चों के पेरेंट्स को जेल में डाल दिया जाए, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर किसी की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले उन उसके लिए क्या है, स्कूल खोलो और बोर्डिंग स्कूल होने चाहिए, आवासीय स्कूल होने चाहिए, ताकि उन बच्चों को स्कूल में लाया जाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए। ठीक है? ताकि वो बच्चे सीख सकें, आगे बढ़ सकें, तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिभाशाली बच्चा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में औसत जो बच्चे से आगे निकल जाएगा? ठीक है? अ गिफ्टेड चाइल्ड विल टेंड टू सरपास द एवरेज चाइल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, कि एक जो प्रतिभाशाली बच्चा है, स्कूल में हम देखते हैं ना, पढ़ना, खेलना, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो एक प्रतिभाशाली बच्चा किस तरह के काम में नॉर्मल बच्चों से आगे निकल सकता है? पहला है रुचि की व्यापकता और सामान्य बहुमुखी प्रतिभा। सेकंड, फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। थर्ड, एकेडमिक अचीवमेंट। और फोर्थ, सोशल मैच्योरिटी। ठीक है? तो देखिए, जब हम ऑप्शन वन देखते हैं ना कि ब्रेड ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरल वर्सैटिलिटी, तो यहाँ पर हम बात करते हैं रुचि की व्यापकता और सामान्य बहुमुखी प्रतिभा, तो ये चीजें तो नॉर्मल बच्चों में भी हो सकती है। ठीक है? सेकंड हम बात करते हैं तो जो गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है? जो नॉर्मल चाइल्ड है, तो ये ज़रूरी थोड़ा ना कि नॉर्मल जो चाइल्ड है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, तंदुरुस्त ना हो। जो नॉर्मल बच्चा है, सोशल मैच्योरिटी, उसकी जो सोशल मैच्योरिटी है, सामाजिक परिपक्वता है, वो अच्छी ना हो। तो यहाँ पर जब हम गिफ्टेड चाइल्ड की बात करते हैं ना, तो सामान्य बच्चों से किस चीज़ में आगे निकल सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी, एकेडमिक अचीवमेंट। तो गिफ्टेड बच्चों का हम एक नॉर्मल देखते हैं, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट जो होती है, वो अच्छी होती है, ठीक है? वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा अच्छी उनकी होती है, तो इस फील्ड में वो बच्चा आगे निकल सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 27। यह ऐतिहासिक कानून उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन का प्रयास करता है जो विकलांगता क्षेत्र में दूसरों की तुलना में
कहीं अधिक पिछड़ गए हैं, कहीं अधिक हाशिए पे चले गए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या दे रखा है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, द 10th 5 ईयर जो प्लान था, उसके बाद एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में आया था। जो किसने बनाया गया, जो इस तरह के जो हाशिए पे चले गए जो बच्चे हैं, ठीक है, तो इनके लिए ये आया था, ताकि इन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, इनको ऊपर उठाया जा सके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्र न्यास ने, ठीक है, नेशनल ट्रस्ट जिसकी अभी हमने बात की, नेशनल ट्रस्ट हैज स्टेबलाइज अ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल असिस्टिव डिवाइसेस इज कॉल्ड, कि राष्ट्र न्यास ने उपलब्ध सहायक उपकरणों के प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है। लाडली स्कीम है, शक्ति है, संभव है, इनमें से कौन सा है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संभव, कि राष्ट्र न्यास ने उपलब्ध सहायक उपकरणों के प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया, संभव क्या कहा गया, ठीक है। जो ऑडियो विजुअल इस तरह के जो एड्स हैं, इसको उपलब्ध कराने का काम करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या पूछा है, सिनेप्टिक्स किस श्रेणी के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है, ठीक है। सिनेप्टिक्स इज द मेथड यूज्ड फॉर कैटरिंग टू विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि वाले बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन, ठीक है, या गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो देखिए, जब हम सिनेप्टिक्स की बात करते हैं ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कह सकते हैं, कि किसी भी प्रॉब्लम का को सॉल्व करने का एक अलग अलग जो तरीका है, क्रिएटिव तरीका क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखी जाती है और उनको आइडिया देने के लिए कहा जाता है कि भाई, अ, इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है, किस नए तरीके से, कुछ नए तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से जो हम सिनेप्टिक्स की बात करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं, कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्रिएटिव तरीका। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो किस श्रेणी के बच्चे हो गए, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्रिएटिव चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। आगे, विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम को विकसित करने, मान्यता देने और विनियमित करने की सर्वोच्च जो संस्था है, कौन सी है। जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो ऐसा कौन सा संस्था है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशल बच्चों के लिए करिकुलम डेवलप करता है, जो अलग अलग स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उनको जो मान्यता है वो भी इसी संस्था से मिलती है, जो स्पेशल बच्चों के लिए काम करता है, जो नियम बनाता है, ठीक है। तो कौन सी संस्था है, कौन सा ऐसा प्राधिकरण है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ये एक्ट जो बना 1992 में, 1992 में बना, ठीक है। तो आरसीआई को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, कि अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, मांसपेशियों पर खराब नियंत्रण, कमजोरी और थकान, चलने, बात करने, बोलने, कठिनाई, चीजों तक पहुंचने में कठिनाई, जटिल और यौगिक जोड़ तोड़ करने में कठिनाई निम्न में से संबंधित है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई आपके सामने ऐसा इंसान मिले जो बिल्कुल पतला हो, ठीक है, बिल्कुल कमजोर हो, उसकी हड्डियां दिख रही हो, सही से खड़ा नहीं हो सकता, सही से चल नहीं सकता, सही से बोल नहीं सकता, सही से उठ बैठ नहीं सकता। तो अगर इस तरह का कोई इंसान मिले तो वो किस तरह की रोग से, ठीक है, पीड़ित है, ठीक है। तो इस तरह के जो रोगी को क्या कहते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो इस तरह के रोग से जो पीड़ित होता है, ठीक है, आप उसको सूखा रोग भी कह सकते हैं, कि शरीर में बिल्कुल कोई जान नहीं है, ठीक है, ठीक से ना चल पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, ना ठीक से बोल पा रहा है। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी होती है, उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकलांगता वाले बच्चों में हो सकता है। तो देखिए, जब हम संज्ञानात्मक की बात करते हैं ना, तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव का संबंध हमारे माइंड से होता है, मेंटल एक्टिविटीज से होता है। तो यहाँ पर पूछा है, संज्ञानात्मक विकलांगता वाले बच्चों में क्या हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम, अवेयरनेस प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए, चाहे हम मेमोरी प्रॉब्लम की बात करें, चाहे हम अवेयरनेस प्रॉब्लम की बात करें, चाहे डिफिकल्टी प्रॉब्लम की बात करें,
तीनों का ही संबंध हमारे माइंड से है, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी से है। तो जब हम बात करते हैं अ चाइल्ड विथ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, तो उसमें इन तीनों ही प्रॉब्लम होगी, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। 33 क्वेश्चन, पोलियो, सूखा रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस विकार से जुड़े हुए हैं? ठीक है, चाहे हम पोलियो की बात करें, हम रिकेट्स की बात करते हैं, सूखा रोग, मस्कुलर डायस्ट्रोफी की बात करते हैं, तो किस तरह के विकार से, किस तरह के रोग से जुड़े हुए हैं? तो ऊपर मैंने आपको क्या बताया, जब सूखा रोग की बात करें या पोलियो की बात करें, तो पोलियो में भी क्या होता है, शारीरिक अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, किस तरह की ये डिसेबिलिटी है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें शरीर बिल्कुल सूख जाता है, इंसान ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, तो इस तरह की डिसेबिलिटी जो होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या पूछा है? आइडिया स्टैंड फॉर, आइडिया की फुल फॉर्म क्या है? इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन एक्ट, या इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आइडिया का? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या है? आइडिया। आगे लास्ट क्वेश्चन, CWSN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? चिल्ड्रेन विद सिंगल नीड, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रेन विद स्ट्रॉन्ग नीड, या क्रिएचर विद सॉफ्ट नीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। बी मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CWSN, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कि NIVH इज कंसर्न विद चिल्ड्रन हु आर, कि NIVH किन बच्चों से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या है आपके? सबसे पहले जो बच्चे सुन नहीं सकते, श्रवण बाधित जो हैं, दूसरा है जो बच्चे देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित हैं, और तीसरा क्या है, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं शारीरिक रूप से वो, या चौथा जो स्लो लर्नर्स हैं, धीमी गति वाले बच्चे हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। तो NIVH का संबंध किसके साथ है? ठीक है। अब देखिए कई बार है कि हमें आंसर नहीं पता, तो क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हिंट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो NIVH, तो यहाँ पर वी ऑप्शन एक दे रखा है ना, वी, तो आप नीचे देखेंगे वी फॉर विजुअली, ठीक है। तो इसका जो संबंध सीधा सीधा आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है। तो NIVH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, ठीक है। तो जाहिर सी बात है NIVH का संबंध वी फॉर विजुअली है, तो इसका सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, विजुअली इम्पेयर्ड दृष्टिबाधित बच्चों से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? जो एक एवरेज बच्चे हैं, जो औसत बच्चे हैं, उनका IQ लेवल क्या होता है, कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 50 टू 70, 90 टू 109, 110 टू 120, या 70 टू 79, कि 50 से 70 है, 90 से 109 होता है, 110 से 120 होता है, या 70 से 79 होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो एवरेज बच्चों का IQ लेवल की बात करते हैं, तो होता है 90 टू 109 के बीच में होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या पूछा है? PID की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन क्या है? प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, बी पीपल इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, या सी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, या डी प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द ड्राफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, ठीक है। तो इसको याद रखना। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 PID से जुड़ा हुआ है, कि PID किस वर्ष आया था? प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड या दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? ठीक है, ऑप्शन क्या है? 1975, 1979, 1986, या 1987। तो राइट आंसर क्या है? 1987। PID किस वर्ष आया था? 1987 में आया था, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर क्या पूछा है कि द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, किस वर्ष इंट्रोड्यूस हुआ था?
ठीक है, इसको पीडब्ल्यूडी एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें क्या बात की गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो दिव्यांग बच्चे हैं, डिसेबल चाइल्ड, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, कि उनके अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक जो प्रक्रिया है उसमें भी उनकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। तो जो पीडब्ल्यू डी जो एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992 में, 1993, 1994 या 1995? तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से 1995 में ये आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या पूछा है? विशेष शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र का विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल एजुकेशन वाज हेल्ड इन द ईयर, किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन क्या है? 1993, 1994, 1995 या 1996? तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेशल एजुकेशन कब हुई थी, तो राइट आंसर क्या है इसका? 1994। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि सीखने संबंधी अक्षमता अक्षमता निम्नलिखित सभी कारणों से हो सकती है सिवाय एक के। लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन, कि कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से सीखने संबंधी अक्षमता नहीं हो सकती? ऑप्शन ए क्या है? मस्तिष्क संबंधी शिथिलता, भावनात्मक गड़बड़ी, व्यवहार संबंधी गड़बड़ी, ठीक है, और कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। तो क्वेश्चन क्या है कि सीखने संबंधी जो परेशानी है, जो अक्षमता है, इनमें से किस कारण से नहीं हो सकती? तो देखिए, चाहे दिमागी कारण है, चाहे व्यवहार भावनात्मक कारण है या व्यवहारगत कारण है, इन तीनों से तो हो सकता है। किससे नहीं हो सकता? किससे नहीं हो सकता? जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। इससे जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, सांस्कृतिक कारण से, संस्कृति में तो हमारा पहनावा, त्योहार, खान पान, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने संबंधी अक्षमता है, वो नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ए एस डी इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? यहाँ पर है ऑटिज्म स्पेशल डिसऑर्डर, ऑटिज्म सिंड्रोम डिसऑर्डर, या ऑटिज्म सिस्टम डिसऑर्डर, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर क्या पूछा है? द फुल फॉर्म ऑफ आईईडी, आईईडी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, इम्प्लीमेंटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द ड्राफ्ट, या इम्प्लीमेंटेड एजुकेशन फॉर द ड्राफ्ट? तो आईईडी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा है आरसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो आरसीआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन वन, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या बी द रिहेबिलिटेशन कमेटी ऑफ इंडिया, सी द रिपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, या डी द रिपोर्ट कमेटी ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका है ए, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? इन विच ईयर वाज द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईईडीसी। तो आईईडीसी जो योजना है, ठीक है, किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर वन, 1966, 1974, सी 1992, या डी 2002? तो जब हम आईईडीसी की बात करते हैं ना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, तो जो ये योजना थी कब शुरू हुई थी? 1974 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, आईईडीसी कब आया? 1974 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें क्या पूछा है? दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। अभी हमने जो आईईडीसी जो इसकी बात की कि कब आया था? 1974 में आया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, उनको एकीकृत शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो किस तरह से प्रदान की जाए उन बच्चों को शिक्षा? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है? स्पेशल स्कूल्स में, कि उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएं, ओपन स्कूल बनाए जाएं, रेगुलर स्कूल में, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल? तो किस तरह के स्कूल में उनको एजुकेशन दी जाए? तो इसका जो राइट आंसर है कि रेगुलर स्कूल। ठीक है, जैसे हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की थी ना, कि जो स्पेशल बच्चे हैं,
उनको भी नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ उनको वहाँ पे एंट्री दी जाए, ताकि उनके साथ रहें, ठीक है, उनके साथ सीखें। तो जब आईडीसी की हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड, तो इस योजना में क्या था कि जो डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी नॉर्मल स्कूल में उनको भी एडमिशन दे दिया जाए, ठीक है, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ वो रहें और सीखें। आगे क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ पे क्या पूछा है, माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना किस वर्ष शुरू हुई? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS, ये जो योजना है किसके लिए थी? दिव्यांग बच्चों के लिए। किस लेवल पे थी? सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज जब हम बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, उस टाइम की बात करें तो 9 to 12 क्लास, ठीक है। तो ये योजना जो थी IEDSS किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन 2002, 2005, 2006 या 2009। तो IEDSS जो योजना थी 2009 में ये शुरू की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या पूछा है, यह शिक्षा योजना माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए उनको सहायता प्रदान करती है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन 1974 में जो आई थी, या सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 और 2002 में आया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो आया था 2001 और 2 में इसमें आया था, ओके, ठीक है। तो अब जो पूछा गया है कि जो माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए उनकी समावेशी शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आई, ठीक है। तो विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत योजना 1974, या सर्व शिक्षा अभियान जो 2001-2002 में आया, या इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एज सेकेंडरी स्टेज जो 2009 में आया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो जैसे अभी हमने बात की थी ना, IEDSS जो सेकेंडरी स्टेज पर दिव्यांग बच्चों के लिए योजना बनी थी, उनको सहायता प्रदान करने के लिए बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी परियोजना MHRD ने यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और NCERT के साथ मिलकर दिव्यांगों के लिए विकसित की थी? तो ऐसी कौन सी योजना है जो NCERT, MHRD और यूनिसेफ ने मिलकर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए विकसित की? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974। 2, प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड 1987, या डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP 1994, या इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज 2009। तो देखिए, जब आपके सामने क्वेश्चन है ना कि MHRD ने यूनिसेफ और NCERT के साथ मिलकर दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना विकसित की, तो इसका सीधा सा जो आंसर आएगा PIED, ठीक है, जो 1987 में आया, प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड पर्सन, की किस वर्ष को दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है? किस वर्ष को माना जाता है? 1989 को, 1986 को, 1981 को, या 1990 को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1981 है, 1981 को, ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसमें क्या पूछा गया है कि द टर्म डिसेबल चिल्ड्रन रिफर्स टू, कि दिव्यांग बच्चों का तात्पर्य क्या है, किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 है ऑल चिल्ड्रन विद सेंसरी फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, की संवेदी शारीरिक विकलांगता वाले सभी बच्चे हैं, या जो भावनात्मक कठिनाई और बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे हैं उनको कहते हैं, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं ना, तो इसमें ए भी आ जाता है ऑप्शन, और यहाँ पर वी, शारीरिक मानसिक दोनों ही आ जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
अब 19 में क्या पूछा है? द मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? ठीक है, किस वर्ष पेश किया गया था द मेंटल हेल्थ एक्ट? तो ऑप्शन क्या है? ए 1987, 1988, 1989 या 1990। तो जब हम मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करते हैं ना, तो किस वर्ष आया था? 1987 में आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या पूछा है कि 20 से 35 की आईक्यू रेंज मंद बुद्धि की किस डिग्री को इंगित करती है? ठीक है, एन आईक्यू रेंज ऑफ 20 to 35 वुड इंडिकेट व्हाट डिग्री ऑफ रिटार्डनेस, कि किस स्तर को जो 20 से 35 का आईक्यू लेवल है, किस स्तर को इंगित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? माइल्ड हल्का, मॉडरेट मध्यम, या सेव गंभीर, या प्रोफाउंड गहरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 20 से लेकर 35, तो इसका होगा सेवर की गंभीर। ठीक है, जब भी आए IQ 20 to 35 तो ये होगा गंभीर में आता है। और उससे कम, अगर उससे बुरा ही नीचे का है तो उसका लेवल क्या होगा? और गहरा, प्रोफाउंड आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्या पूछा? देखिए, कई बार इन वर्ड्स को लेके ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सी टेट में भी आता है, स्टेट लेवल के जो टेट होता है उसमें भी आता है। तो इन वर्ड्स को हम समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणित से संबंधित सीखने की अक्षमता को परिभाषित करता है? कि जिन बच्चों को गणित है, ठीक है, कैलकुलेशन है, इस तरह की जो समस्या आती है, तो उनके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? डिस्टोपिया किया जाता है, डिस्लेसिया किया जाता है, डिसकैलकुलिया कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो मैथ्स में हम बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं ना, तो इससे मिलता जुलता शब्द क्या है? कैलकुलिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मैथ से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो मैथ को सीखने की जो अक्षमता है, उससे संबंधित जो कौन सा शब्द है? डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन। तो उससे संबंधित आप गैस करके आप इसको आंसर, मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो अगर भूल जाओ, तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखकर इसका आंसर आप सही दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा है, ठीक है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसकैलकुलिया का तो आपको पता चल गया, यहाँ पे पूछा डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? मैथमेटिकल डिसऑर्डर नहीं, मैथमेटिकल का तो हमें पता चल गया किससे है, उसका डिसकैलकुलिया से है। ठीक है, या रीडिंग डिसऑर्डर, या बिहेवियर डिसऑर्डर, या मेंटल डिसऑर्डर। तो हम डिसलेक्सिया की जब बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? रीडिंग डिसऑर्डर की। बच्चों को जब पढ़ने संबंधी समस्या होती है ना, पढ़ते समय, ठीक है, ठीक से पढ़ नहीं पाते, ठीक से अक्षरों को देख नहीं पाते, ठीक है, आगे पीछे पड़ जाते हैं, तो इस तरह की जो दिक्कत है वो किस में आती है? डिसलेक्सिया में आती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 23। अब यहाँ पे क्या पूछा है? पीपल सफरिंग फ्रॉम हैव ट्रबल राइटिंग विद देयर हैंड, कि अब जिन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है, कि अब जिनको लिखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? डिसलेक्सिया नहीं, ये तो हमने रीडिंग की बात की। डिसग्राफिया, या डिस्टीमिया, या डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? मैथ से है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इस तरह की जो समस्या है वो किससे संबंधित होती है? डिसग्राफिया से होती है। ठीक है, लिखने संबंधी क्या है? किससे होती है? डिसग्राफिया से। पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया से। और मैथमेटिकल जो होती है डिसकैलकुलिया। ओके, ये चीज आप याद रख लेना, समझ लेना। आगे हम बढ़ते हैं। और डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसकी भाषा से संबंधित जो एक प्रकार का विकार है, कौन सा है? अप्राक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, या अफेसिया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो राइट आंसर होगा अफेसिया। ठीक है, तो इस तरह की बीमारी है जिसमें आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये कौन सी बीमारी है? अफेसिया, जिसमें बच्चों को भाषा संबंधी एक प्रकार का विकार है, बोलने में, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, कि मोटर कौशल से में सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? मोटर कौशल का मतलब है कि कई बार क्या होता है ना, कि हम हाथ अपना खाने के लिए, आपके सामने पानी की बोतल लगाई, तो आपने क्या हुआ कि अपने हाथ से उसको उठा लिया। आपका मन हुआ कि चलो मैं उठ के घूम लेता हूँ, आप गए और वॉकिंग की। तो
इस तरह की जब हम बात करते हैं ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, कि कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि हम जो सोचते हैं हमारा जो बॉडी है साथ नहीं देता, ठीक है। मतलब माइंड जो एक जो बॉडी को एक इंस्ट्रक्शन देता है, बॉडी उस पर उतना सही से प्रैक्टिस नहीं करती, वो काम नहीं करती। तो मोटर कौशल में सीखने की जो अक्षमता है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है डिस्प्रेक्सिया या डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया या डिसफेसिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो जब हम मोटर कौशल में सीखने की क्षमता की बात करते हैं ना, तो इसका जो आंसर आता है क्या है? इसका आंसर होता है डिस्प्रेक्सिया आता है, ठीक है। क्योंकि डिसकैल्कुलिया तो हमें पता है मैथ से संबंधित है, और डिसलेक्सिया जो है रीडिंग प्रॉब्लम है, और डिसफेसिया जो हमने राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम है। तो राइट आंसर क्या है? डिसप्रेक्सिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, विशेष शिक्षा का संबंध किससे है? एजुकेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप, एजुकेशन ऑफ द अडल्ट, या एजुकेशन ऑफ द ड्रॉप आउट गर्ल। तो जब हम बात करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसका संबंध किससे है? एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप, जो दिव्यांग बच्चे हैं इनका संबंध उससे है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का। अब क्वेश्चन आता है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है किस वर्ष पेश हुआ था, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है 2009 में आया था। तो अब क्वेश्चन आएगा कि हम इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट की क्यों बात करें? क्योंकि देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हम उसमें बात करते हैं, तो क्लास 1 से लेकर 8 तक सभी बच्चों को, चाहे कोई डिप्राइव्ड हो, चाहे कोई माइनॉरिटी हो, तो वो सभी के लिए बात करता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? वर्ष 2009 में आया था। आगे हम बढ़ते बढ़ते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है, चाहे ब्रेली की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं, चाहे टेप रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, कैन बी यूज एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर, कि किसके लिए यूज होता है? अब ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड स्टूडेंट, के अस्थि बाधित बच्चे हैं, ठीक है, या हियरिंग इम्पेयर्ड जो सही से सुन नहीं सकते, या जो सही से देख नहीं सकते, या शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं। तो ब्रेले की हम बात करते हैं या टेप रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो यूजली ये उन बच्चों के लिए प्रयोग में किया जाता है जो देख नहीं सकते, जिनकी दृष्टि संबंधी समस्या होती है, ठीक है। आगे, द वर्ड एसएसए स्टैंड फॉर, की एसएसए शब्द का अर्थ क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, संपूर्ण शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षक अभियान, या समग्र शिक्षा अभियान। तो जब हम एसएसए की बात करते हैं ना, तो इसका जो आंसर क्या है, फुल फॉर्म क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, जो 2001-2 में ये आया था, ठीक है। और इसमें भी किस पे? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया था। इसमें भी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक सभी बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान, इसका पूरा क्या नाम है? स्टैंड फॉर एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि क्रिएटिव इज यूजली एसोसिएटेड विद, की रचनात्मकता का आमतौर पर एक किससे जुड़ा हुआ है, किससे इसका संबंध है? इमिटेशन, अनुकरण, या कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच, या डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच, या ऑल ऑफ अबो, सभी। तो देखिए जब हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं ना, तो क्रिएटिविटी यूजुअली किससे संबंधित है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, अपसारी सोच से होता है, ठीक है। कि डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जा सकता, कि इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम प्रतिभाशाली, जिसे हम कहते हैं ना गिफ्टेड स्टूडेंट, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन क्या है? क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विद अदर्स, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, या क्यूरियोसिटी। तो इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम प्रतिभाशाली या प्रतिभाशाली विद्यार्थी के गुण हम नहीं कह सकते, जिसको प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जा सकता? तो देखिए क्रिएटिव आइडियाज तो ये तो है, फाइटिंग विद अदर, दूसरों से लड़ना, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी बिल्कुल है, क्यूरियोसिटी ये भी बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा? फाइटिंग विद अदर्स, दूसरों से लड़ना, मारपीट मारपीट करना, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लक्षण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिफ्टनेस इज ड्यू टू, प्रतिभा का क्या क्या कारण है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक, फिर है जेनेटिक मेकअप, आनुवंशिक संरचना, फिर सी ऑप्शन क्या है? एनवायरमेंटल मोटिवेशन, पर्यावरण प्रेरणा, या डी की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन 2 एंड 3।
कि इसमें क्या कहा गया है, डी में 2 और 3 दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ राइट आंसर होगा डी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, मतलब बी एंड सी जेनेटिक मेकअप और एनवायरमेंटल मोटिवेशन की। एक तो वो गुण जो बच्चों को बाय बर्थ उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, और दूसरा क्या है कि जब इस दुनिया में आते हैं तो आसपास के जो एनवायरमेंट में उनका सोशलाइजेशन होता है, जो चीजें सीखते हैं, तो ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, कि आउट ऑफ द बॉक्स की सोचने समझने का एक जो तरीका होता है ना सोचने का, उससे भी आगे बढ़कर सोचना। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना मतलब, इसका मतलब है कुछ नया सोचना, कुछ इनोवेटिव सोचना। तो इसका क्या आंसर है, एक किससे संबंधित है, कंसिस्टेंट थिंकिंग, सुसंगत सोच से है, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग से है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से है, या कन्वर्जेंट थिंकिंग से है। तो देखिए, जब हम आउट ऑफ द बॉक्स की बात करते हैं ना, तो हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। और जब क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी सोच, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, प्लेसमेंट, सबमिटिव, कॉन्टिन्यूअस या डायग्नोस्टिक। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ना कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करता है, तो प्लेसमेंट से तो इसका कोई मतलब नहीं है। सबमिटिव भी कोई में है, क्योंकि सबमिटिव का मतलब है एंड टर्म एग्जामिनेशन, और कॉन्टिन्यूअस जो हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करते हैं, जो लगातार चलता रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, विशेष क्षमता वाले जो बच्चे हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जो निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसके द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षार्थियों की कौन सी श्रेणी असाधारण श्रेणी में शामिल नहीं होती, एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आती। स्लो लर्नर्स हैं, रिटार्डेड हैं, मतलब मंदबुद्धि, या नॉर्मल हैं, या गिफ्टेड हैं। तो इसमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो असाधारण या एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आती। तो राइट आंसर क्या है, नॉर्मल, सामान्य जो बच्चे हैं, ठीक है, वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, तो इसमें क्या पूछा है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज द लर्निंग ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशलाइज्ड सर्विस, की एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों की विशेष सेवा के साथ शिक्षा है। तो इस तरह की इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहाँ पे दी जाती है, स्पेशल स्कूल में दी जाती है, जनरल स्कूल में दी जाती है, होम बाउंड एजुकेशन घर पर ही शिक्षा, या रिसोर्स रूम में, कहाँ दी जाती है। तो देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि स्पेशल बच्चे जो हैं इनको भी नॉर्मल स्कूल में एंट्री देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं तो कहाँ एजुकेशन इनको दी जाती है, जनरल स्कूल में, सामान्य विद्यालय में, नॉर्मल बच्चों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7, कि विशेष शिक्षा के संस्थापक पिता के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो किसको ये मतलब श्रेणी, किसको ये पदवी प्राप्त है, सेगुइन को, इटार्ड को, ब्रेल को, या किर्क को। तो राइट आंसर क्या है इसका, जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन तो क्या है, इटार्ड, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि सेगुइन को सबसे महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है, तो किस कैटेगरी में उनको सबसे महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है। तो स्पीच डिफेक्ट, वाणी दोष में, विजुअली हैंडीकैप, दृष्टिबाधित, या हियरिंग इम्पेयर्ड, या श्रवण बाधित, या मेंटली डेफिशिएंट। तो किस एरिया में उनको जाना जाता है एक महान शिक्षक के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, मेंटली डेफिशिएंट, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड, मतलब जो देख नहीं सकते, तो दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो आंसर क्या है, रोइस ब्रेले, थॉमस हॉपकिंस गैलाउडेट, या एग्लेटाइन जेब, या हर्बर्ट हुवर। तो देखिए, जब हम दृष्टिहीन की बात करते हैं ना, ब्लाइंड की बात करते हैं, तो लुइस ब्रेले, जैसे हम ब्रेल लिपि की बात करते हैं ना, तो राइट आंसर क्या होगा, लुइस ब्रेले, ठीक है। कि दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा के इतिहास में इनको सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रेल लिपि जी जिसके माध्यम से जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि भारत में दृष्टिहीन लोगों के लिए पहला स्कूल 1883 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, इंडियन एजुकेशनिस्ट के द्वारा, या लोकल पीपल के द्वारा? तो राइट आंसर अगर हम बात करें, क्योंकि भारत में ब्रिटिश टाइम की बात करें तो वहां पर जो वेस्टर्न एजुकेशन कौन लेके आया था? क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू आया था। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? क्रिश्चियन मिशनरी के भारत में दृष्टिहीन लोगों के लिए पहला स्कूल 1883 में क्रिश्चियन मिशनरी ने ओपन किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर मोस्टली आइडेंटिफाई विद, की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान अधिकतर इस प्रकार की जाती है। किस प्रकार की जाती है? पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज के थ्रू, इंटेलिजेंट टेस्ट के थ्रू, या स्टडी हैबिट्स इन्वेंटरी के थ्रू? तो देखिए, जब हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं तो उनकी पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया, सिजोफ्रेनिया, मानसिक मंदता, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार? तो कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जब हम बात करते हैं बौद्धिक विकलांगता की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो राइट आंसर क्या होगा? मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक मंदता। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या पूछा है कि जब बच्चों की बुद्धि, आईक्यू लेवल की बात करें, 130 या उससे अधिक होती है तो उन्हें किस प्रकार का बच्चा हम कहते हैं? जीनियस कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, गिफ्टेड कहते हैं, या डिफरेंटली एबल कहते हैं? तो देखिए, जब आईक्यू लेवल 130 या उससे अधिक जाता है तो इस तरह के बच्चों को हम क्या कहते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बच्चे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज डन विद, की रचनात्मक बच्चों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? मेंटल हेल्थ टेस्ट के द्वारा, सेल्फ कंसेप्ट टेस्ट के द्वारा, पर्सनालिटी टेस्ट, या क्रिएटिविटी टेस्ट? तो हम क्रिएटिव चिल्ड्रन की बात करते हैं ना, तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिएटिव टेस्ट, रचनात्मकता परीक्षण। इसके द्वारा जो रचनात्मक बच्चे होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या पूछा है कि जब 1992 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो 1992 में आया था, ठीक है, तो आज जो हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को देखते हैं, उसकी जो पावर्स को देखते हैं, तो वो रूप, ठीक है, 1992 के बाद कब वो अस्तित्व में आया? ठीक है, तो 1992 में आरसीआई बना, उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, जिससे आरसीआई को और ज्यादा पावर मिली। तो ये कब हुआ? किस ईयर में हुआ? 1992 में हुआ, 1995 में हुआ, 2000 में हुआ, या 2002 में हुआ? तो किस ईयर में हुआ? तो राइट आंसर है 2000 में ये अमेंडमेंट हुआ था, जिससे आरसीआई को और ज्यादा पावर मिल गई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ क्यों किया गया? ठीक है, वही वॉज द मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस इन प्राइमरी स्कूल? क्यों किया गया? क्या रीजन था? टू इंक्रीज एनरोलमेंट, की बच्चों की जो एनरोलमेंट है, नामांकन है, उनकी वृद्धि के लिए, समुदाय की सहभागिता के लिए, शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, रोजगार में वृद्धि के लिए? तो देखिए, मिड डे मील जो स्कीम आई थी, इसका जो मेन पर्पस था कि बच्चों को स्कूल तक लेके आना। जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, स्कूल नहीं आ रहे थे, उनको स्कूल तक लाना। तो राइट आंसर किसका क्या होगा? टू इंक्रीज एनरोलमेंट, की नामांकन में वृद्धि के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि मिड डे मील जो स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई थी, कब आई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 1995 में स्कीम आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप लोकेटेड इन इंडिया? कि भारत में मानसिक दिव्यांग संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, भोपाल में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, या सिकंदराबाद में? कहाँ पर स्थित है? जब हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप की बात करते हैं, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, NIMH की बात करते हैं, तो कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, दिल्ली, या सिकंदराबाद? तो राइट आंसर क्या होगा? सिकंदराबाद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या पूछा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, NIEPMD, ये भारत के किस शहर में स्थित है?
ऑप्शन क्या है हमारे सामने? दिल्ली में है, चेन्नई में है, जयपुर में है या मुंबई में है? तो राइट आंसर क्या है? चेन्नई। ओके, चेन्नई में क्या स्थित है? NIEPMD। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या पूछा है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, NIVH, लोकेटेड इन इंडिया? कि भारत में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में है, दिल्ली में है, जयपुर में है या मुंबई में है? कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या है? देहरादून में, NIVH, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, मतलब जो लोग देख नहीं सकते उनसे संबंधित जो राष्ट्र संस्था है वो कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्या पूछा है? इन विच ईयर वॉज द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च? की सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1995 में किया गया, 2000 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया? एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 में किया गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च फॉर विच डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ इंडिया? कि सुगम्य भारत अभियान भारत के किस वंचित समूह के लिए शुरू किया गया? किसके लिए शुरू किया गया? माइनॉरिटी ग्रुप के लिए किया गया, महिलाओं के लिए किया गया, विकलांगों के लिए किया गया, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए किया गया, किसके लिए किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब हम बात करते हैं सुगम्य भारत अभियान की बात करते हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात करते हैं, तो ये किसके लिए स्टार्ट किया गया? डिसेबल के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए ये शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 5 दिसंबर या 16 दिसंबर? कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या है? December 3। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें क्या पूछा है? भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के विकलांगता संबंधी समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? 2005 में किए, 2007 में किए, 2008 में किए, 2010 में किए? तो राइट आंसर है 2007। ओके, आगे बढ़ते हैं 25। अब 25 में क्या पूछा है? कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना डिसेबिलिटी राइट एक्ट, तो काफी सारे अलग अलग टाइम में, राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 1985, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 एंड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो लेटेस्ट जो आया था 2016 में आया था, ठीक है। तो अलग अलग टाइम में एक्ट आए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस निःशक्त जन अधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात माता एवं शिशु की देखभाल जैसे निवारक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? कि बच्चे के जन्म होने से पहले और बच्चे के जन्म होने के बाद उनकी सुरक्षा देखभाल का जो प्रावधान है किस जो अधिनियम है विकलांगता से संबंधित उसमें किया गया था? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको आप कह सकते हो कि RPWD एक्ट जो है 1985, 1995, 2006 या 2016? तो किस में किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 2016 में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या पूछा है? व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डज दीनदयाल दिव्यांग रिहेबिलिटेशन स्कीम प्रोवाइड? कि दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाती है दिव्यांगों के लिए? एजुकेशन रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड या नन ऑफ दिस? किस से संबंधित? तो राइट आंसर क्या होगा? जब हम बात करते हैं दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम जो ये प्रोवाइड की जाती है, तो किस प्रकार की सहायता? तो वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल जो हेल्प होती है उससे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या पूछा है? कि भारत में किस प्रकार की विकलांगता सबसे अधिक है? किस प्रकार की विकलांगता सबसे अधिक है? विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग है, लोकोमोटर है या मल्टीपल डिसेबिलिटी? तो देखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा जो विकलांगता है वो कौन सी है? लोकोमोटर। लोकोमोटर मतलब शरीर बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं कि सूखा रोग एक तरह से। शरीर बिल्कुल हड्डी की तरह हो जाता है, बच्चा ना ठीक से खड़ा हो सकता है, ना ठीक से बैठ सकता है, ना ठीक से चल सकता है, ना ठीक से बोल सकता है। तो इस तरह की जो विकलांगता सबसे अधिक पाई जाती है जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में क्या पूछा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2000, सॉरी यहाँ पर जो ये है 2016, ठीक है, इसको ये होगा 2016, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जैसे मैंने बोला, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में विकलांगता के कुल कितने प्रकारों को मान्यता दी गई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? 18, 21, 22 या 25। तो जब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करते हैं 2016 में जो आया था, तो इसमें टोटल 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता इसमें दी गई, ठीक है। तो ये चीज आप सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? 2.20 करोड़, ठीक है, टोटल। 2.21% है, 2.25 है, या 2.26 है? तो कितने परसेंट है टोटल जनसंख्या का? तो टोटल जनसंख्या का 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस थी, उसके अकॉर्डिंग भारत में टोटल जनसंख्या का जो विकलांगता प्रतिशत था वो कितना था? 2.21% था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी डिसेबल चिल्ड्रन हैव बीन इंक्लूडेड इन द सर्व शिक्षा अभियान इंक्लूसिव एजुकेशन स्कीम, की सर्व शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा योजना में कितने दिव्यांग बच्चों को जोड़ा गया? मतलब जब सर्व शिक्षा अभियान जो आया, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्कीम आई, उसके तहत कितने दिव्यांग बच्चों को जोड़ा गया? अब ऑप्शन क्या है? 10.51, ठीक है, 10.51 लाख, ये जो नंबर है वो लाख में है, ठीक है। तो 10 लाख 5 1 इतने बच्चों को जोड़ा गया, या 10 लाख, ठीक है, 10,06,1 इतने बच्चों को जोड़ा गया, या 10,07,1 या 10,08,1, ठीक है, इतने 1000 बच्चों को जोड़ा गया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, 10.71 लाख जो स्टूडेंट है इनको जोड़ा गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत, दिव्यांग बच्चों को, ठीक है। कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड एंग्लो इंडियंस, कि भारतीय संविधान के किस भाग में एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? कि वो लोग जो भारत में पैदा हुए हैं लेकिन जिनके पूर्वज यूरोपियन हो, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर 116 भाग में। तो देखिए, भारतीय संविधान की बात करते हैं ना, तो टोटल उसमें 395 आर्टिकल है मूल रूप से, और टोटल कितने शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं 12, और कितने भागों में बांटा गया है? 25। तो इसमें पूछा गया है कि किस भाग में एस टी, एस सी, ओबीसी, एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान है, तो कौन सा भाग है, कौन सा चैप्टर है? 16। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि एस सी, एस टी की सूची में किसे शामिल किया जाएगा? ये अधिकार किसके पास है भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं? पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या जो राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उनके पास है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई? विच आर्टिकल एनविज द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? तो किस आर्टिकल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आर्टिकल 338 में इसकी परिकल्पना की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 42 में कौन सा मतलब जो 330 से लेकर 342 है, ये किससे संबंधित है? विच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 332 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऑल इंडिया सर्विस से, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन से, ऑप्शन सी विलेज पंचायत से, या ऑप्शन डी की बात करें तो लोकसभा में एस टी, एस सी का आरक्षण और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या है? राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ, कि किस समिति ने 1991 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो ऐसा कौन सा कमेटी थी जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? आज देखते हैं ना कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है, तो किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी? ऑप्शन क्या है? जोगेंद्र नाथ मंडल कमेटी, बीपी मंडल कमेटी, या दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, या यूएन डेबर कमेटी? तो किस कमेटी ने सिफारिश की? तो इसका जो राइट आंसर है, बीपी मंडल कमेटी ने नौकरियों में ओबीसी का जो 25%, जो 27% आरक्षण मिलता है, उसकी सिफारिश किसने की? बीपी मंडल कमेटी ने की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वॉज नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन सेटअप? की राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1990 में हुई, 1993 में हुई, 1995 में हुई, या 2004 में हुई? कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है डी, 2004। 2004 को नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एसटी एससी और समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो एसटी एससी और जो समाज की जो कमजोर वर्ग है उनके हितों को बढ़ावा देता है? तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 45, आर्टिकल 19, या आर्टिकल 46? तो राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 46। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा अधिनियम रोजगार में कोई भेदभाव ना होने की गारंटी देता है कि महिला पुरुष, ठीक है, मेल फीमेल के आधार पर जॉब में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए? तो कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है? 24C, 24A, 24F, या 24D? तो राइट आंसर क्या है? 24A। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या पूछा है? पुरुषों और महिलाओं के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया, अ प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मैन एंड वुमेन, क्या कहलाता है? जेंडर इंटीग्रेशन है, जेंडर इक्विटी है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? तो देखिए, जब हम निष्पक्षता की बात करते हैं ना, ठीक है, हम फेयरनेस की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जेंडर इक्विटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? जेंडर इक्विटी, लिंग समता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? कि सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को संस्थागत बनाती है, ठीक है, कि सोशल स्ट्रक्चर दैट इंस्टीट्यूशनलाइज मेल फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पावर ओवर वुमेन, की मेल ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, वुमेन से ज्यादा पावरफुल है। और सामाजिक संरचना में जो मेल है उनका पुरुष जो है उनका दबदबा है, उनका जो आप कह सकते हैं स्टेटस ज्यादा ऊपर है। तो इस तरह की जो आप सोच है उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्की, या पुरुषत्व, या स्त्रीत्व की हम बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पितृसत्ता, पेट्रियार्की। ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड पेट्रियार्क, जो ग्रीक वर्ग है, वर्ड है पेट्रियार्क, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो क्या है? रिलीजियस हेड और प्रिएस्ट, की धार्मिक मुखिया है, पुजारी है, या भूमि का स्वामी है, उपदेशक या वक्ता है, या जनजाति का मुखिया, हेड ऑफ द ट्राइब? तो इसका अर्थ क्या है? पैट्रियार्क का क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? हेड ऑफ द ट्राइब, जनजाति का मुखिया। और जब पैट्रियार्की सिस्टम जो आया तो उसमें क्या था कि जो फैमिली है उसका जो मुखिया जो मेल है, ठीक है, उसको ही घर का मुखिया माना जाता था, ठीक है, उसी का सब पे कंट्रोल होता था। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पैट्रियार्की। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? कि कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू मेंटेन जेंडर इक्वालिटी इन द क्लासरूम, अ टीचर शुड क्या करेगा? लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करेगा, ठीक है, लड़कियों को गतिविधियों में भाग लेने के लिए है तो उत्साहित करना चाहिए, मतलब उनको गतिविधियों में भाग नहीं लेने देना चाहिए लड़कियों को, और लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करें,
ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, लैंगिक समानता की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, प्रोवाइड द सेम अपॉर्चुनिटी टू बॉयज एंड गर्ल्स, कि लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए, तभी हम कहेंगे जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि जेंडर का तात्पर्य क्या है? जेंडर रिफर्स टू द, ऑप्शन आपके सामने है, व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताएं, पर्सन बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, या महिलाओं और पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक जो भेद है। ठीक है, जैसे हम सामाजिक और सांस्कृतिक भेद देखते हैं ना, कि सबकी महिलाओं की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुरुषों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चाहे हम पहनावा की बात करें, चाहे रीति रिवाज की बात करें, चाहे त्योहार की बात करें, हर किसी में महिलाओं की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुरुषों की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो समाज ने बना रखी है। ठीक है, या सी, लिंग के आधार पर वर्गीकृत भूमिकाएं, जिसमें वर्गीकरण सामाजिक है ना कि जैविक। तो अब जब हम जेंडर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जेंडर का? आंसर बी, कल्चरल एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन बिटवीन वुमेन एंड मैन, कि महिलाओं और पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और जो सामाजिक भेद है उसे ही हम क्या कहते हैं? जेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि डैश रिफर्स टू अ पर्सन्स बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित कौन सा शब्द करता है? ठीक है, सेक्स करता है, जेंडर करता है, पर्सनैलिटी करता है, या बिहेवियर, कौन सा करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेक्स। कि हम कहते हैं ना कि मेल और फीमेल, तो किसी व्यक्ति की अब लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति की जैविक या शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या पूछा है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, ऑप्शन क्या है? मार्च 20, 2014, अप्रैल 15, 2014, जून 25, 2014, या अगस्त 20, 2014। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल 15, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज, बच्चे को जन्म देना। ठीक है, अब बच्चे को जन्म देना इसे क्या कहेंगे? आपके सामने ऑप्शन है, सेक्स रोल, लिंग भूमिका, जेंडर रोल, जेंडर भूमिका, या बोथ, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड कहते हैं ना, बच्चे को जन्म देना, तो एक कौन सी भूमिका है? ये है सेक्स रोल, लिंग भूमिका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि जेंडर की जो हमने बात की कि जो ये सांस्कृतिक सामाजिक है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, तो इसलिए जब गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, बच्चे को जन्म देना, क्या हो गया? सेक्स रोल, लिंग भूमिका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रीटिंग अ पर्सन मोर और लेस फेवरेबली बेस्ड ऑन हिज हर जेंडर, कि किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर कम या ज्यादा अनुकूल व्यवहार करना। ठीक है, उसके लिंग के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर कम या ज्यादा उसके साथ अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार करना, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है जेंडर इक्वेलिटी में आता है, जेंडर बायसनेस में आता है, जेंडर स्टीरियोटाइप में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी व्यक्ति को उसके जेंडर, लिंग की जगह जो ज्यादा सुटेबल वर्ड क्या है? जेंडर। जेंडर के आधार पर कम या ज्यादा अनुकूल या प्रतिकूल इस तरह का जो व्यवहार करना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जेंडर बायसनेस कहते हैं। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह हम इसको कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? किसके अंतर्गत यह विश्वास शामिल है कि महिलाएं कमजोर होती है, उन्हें शारीरिक कार्य करने के लिए पुरुषों की मदद की जरूरत होती है? तो अब कौन सा ऑप्शन है जो जिसमें कहा गया कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं और उन्हें शारीरिक कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पुरुषों की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता, कि जो औरतें हैं घर तक सीमित हैं बिल्कुल। ठीक है, वो पुरुषों के बिना कुछ नहीं कर सकते, उनको हर काम के लिए पुरुषों की जरूरत है। तो इस तरह की जो सोच है उसको क्या कहते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप।